नमस्ते दोस्तों, जेबी के लेक्चर के साथ मैं प्रीतेश कुमार फिर से आपके समक्ष हाजिर हूँ। मेरा ब्रीफ प्रोफाइल है, देख लीजिएगा लोग इंट्रोडक्टरी वीडियो में। डिस्क्लेमर, हाँ, पेपर 1 और पेपर 3 इसको कंबाइन करके जो भी हमारा मॉड्यूल अभी चलेगा, पेपर 1 प्लस पेपर 3, इन दोनों को कंबाइन करके मॉड्यूल चलेगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आपके डे टू डे बैंकिंग में भी इम्पोर्टेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 पार्ट 1 इसलिए किया गया है कि लंबा सा चैप्टर है, बहुत सारे पार्ट में आएगा, 2-3 से 3-4 पार्ट में आएगा, तो इसलिए इसको जो है पार्ट 1 आप पे बोला गया है। बहुत पुराना एक्ट है, आप देख सकते हैं 1881 का एक्ट, बहुत पुराना एक्ट है। यह एक्ट जो है सारी जगह अप्लीकेबल है, जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लीकेबल है। जम्मू एंड कश्मीर को जब स्पेशल स्टेटस का दर्जा था तो बहुत सारे एक्ट ऐसे होते थे जो बाकी भारत में तो अप्लाई होते थे लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं होता था। लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है यह भारत में हर जगह जम्मू कश्मीर में भी अप्लीकेबल होता था। अब जो है स्पेशल स्टेटस समाप्त हो गया तो अब ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यह याद करने वाली बात है, फैक्ट है, इसको याद करने। लास्ट अमेंडमेंट जो हुआ था 2018 में हुआ था, जिसका नाम था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2018। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा लास्ट अमेंडमेंट जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कब हुआ था, 2018। पूछा जा सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड था, तो यह रिलेटेड आपके डिजोनर ऑफ चेक से रिलेटेड या आपके अमेंडमेंट था जिसमें अनड्यू डिले हो जाता था, तो इसलिए था। इसमें यह प्रोविज़न किया गया है कि कोर्ट जो है ड्रॉवर को बोलता है कि एक इंटरिम कंपनसेशन देने के लिए, इस सेक्शन में एक कोर्ट जो है ड्रॉवर को इंटरिम कंपनसेशन देने के लिए बोल सकता है अगर कोई डिले क्रिमिनल कंप्लेंट और क्रिमिनल अपील के चलते होता है तो। ठीक है, इस अमेंडमेंट में जो सेक्शन 143 में ए में अमेंडमेंट किया गया था, तो यह थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। अब आता है व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या है, तो इसका आंसर है 2 क्राइटेरिया अगर कोई फुलफिल करता है तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। पहला, फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए, यानी ट्रांसफरेबल फ्री होना चाहिए एक आदमी से दूसरे आदमी तक, फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए, कोई उसमें दुविधा नहीं होनी चाहिए। यानी एक आदमी से दूसरे आदमी को अगर कोई चीज़ हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ट्रांसफरेबल है तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का है। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो रिसीवर होगा इंस्ट्रूमेंट का, यानी इंस्ट्रूमेंट चेक मान लेते हैं, जो रिसीवर होगा यानी उसको जो प्राप्त करने वाला होगा, उसके पास डिफेक्ट फ्री राइट होना चाहिए उस चेक को प्राप्त करने का। डिफेक्ट फ्री राइट का अर्थ क्या होता है, डिफेक्ट फ्री राइट का अर्थ होता है जैसे किसी को चोरी का चेक मिल गया तो वह डिफेक्ट फ्री राइट नहीं है, उसका राइट नहीं है, तो वह उस केस में जो है वह इंस्ट्रूमेंट का सही रिसीवर है नहीं, तो डिफेक्ट फ्री राइट होना चाहिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के टाइप, तो 2 कैटेगरी है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। एक जो है एनआई एक्ट जो जिसको डिफाइन करता है, यानी एक कैटेगरी जैसा है जिसको एनआई एक्ट डिफाइन करता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में उसका उल्लेख किया गया है, वह भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे प्रोविजनरी नोट, यह एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। बिल ऑफ एक्सचेंज, यह एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। डीडी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। सबका सेक्शन याद कर लीजिएगा क्योंकि सेक्शन यह इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन सेक्शन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रोविजनरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक और डीडी, धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए अभी इसमें दिमाग लगाएंगे। लेकिन आप बस याद कर लीजिए कि एनआई एक्ट के तहत ये 4 जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद दूसरा कैटेगरी होता है जो वैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसका उल्लेख सेक्शन 137 में किया गया है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसमें क्या होता है, टाइटल ऑफ गुड्स, यह जो डॉक्यूमेंट होता है, यह जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, यह टाइटल ऑफ गुड्स होता है, जो गुड्स के टाइटल को बताता है, यानी कि गुड्स किसका है, कोई भी सामान किस, जैसे रेलवे रिसिप्ट, जैसे आप किसी रेल से मोटरसाइकिल भेजते हैं तो उसका बिल्टी मिलता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप जयपुर से आगरा कोई मोटरसाइकिल भेजते हैं तो जयपुर में आपको एक बिल्टी मिलेगा। अब आगरा में जो रिसीवर होगा उस मोटरसाइकिल का, वह भले ही उसका मोटरसाइकिल हो, लेकिन अगर उसके पास बिल्टी अगर नहीं होगा तो उसको वो मोटरसाइकिल नहीं मिल पाएगा। यानी दूसरे शब्दों में वह बिल्टी जिसके पास भी होगा उसको मोटरसाइकिल दे दिया जाएगा, यानी बिल्टी जो है वह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया। ट्रांसफ़र रिसिप्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया। वेयर हाउस रिसिप्ट
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया। वेयर हाउस रिसिप्ट कैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया? मानिए कि आप आलू कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, आपको एक रिसीट दे दिया जाएगा, कल होके 2 साल बाद वह रिसीट लेके कोई भी जाएगा, भले उसका आलू हो या नहीं हो, उसको जो है आलू मिल जाएगा, वह सामान जो है उसको दे दिया जाएगा। यानी जो वेयर हाउस रिसीट होता है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी जिसके हाथ में भी रहेगा उसका राइट हो जाएगा, उस प्रॉपर्टी पर उसका राइट हो जाएगा। तो यह हो गया। कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो गलती से हम सोच लेते हैं नेगोशिएबल को कि उसमें भी ट्रांसफ़र वगैरह हो जाता है, यानी जैसे पैसा किसी को दे दिया तो उसका हो जाता है, लेकिन तो ये कन्फ्यूजन रहता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जैसे आप याद कर लीजिए बैंक नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सॉरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एकदम नहीं है, करेंसी नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है नहीं, एफडी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा एफडी मेरे नाम द्वारा बनाया गया हुआ किसी को मिल जाता है या किसी को हम इंडोर्स कर देते तो उसको पेमेंट मिल जाएगा ना। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि दूसरे का लाइफ इंश्योरेंस, मेरा लाइफ इंश्योरेंस कोई दूसरा कोई लेके चला जाता है या हम लिख देते हैं कि उसको पे कर दिया तो लाइफ इंश्योरेंस पे, नहीं ऐसा नहीं होगा। मैं एनएससी और किसान विकास पत्र यह भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अब आइए नेगोशिएशन का अर्थ हम लोग समझते हैं। नेगोशिएशन का अर्थ, नेगोशिएशन मतलब क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट के ऑनरशिप का ट्रांसफ़र, यानी जो इंस्ट्रूमेंट का ऑनरशिप है उसका ट्रांसफ़र होता है नेगोशिएशन में। कहाँ से? तो एक आदमी से दूसरे आदमी में, यानी वैसा इंस्ट्रूमेंट जिसका ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाता है एक आदमी से दूसरे आदमी को देने पर, तो उसको नेगोशिएशन कहते हैं। इसका अर्थ होता है नेगोशिएशन, ठीक है ना। मेथड ऑफ नेगोशिएशन क्या होता है? तो देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, दो तरह चेक लेते रहते हैं कहीं भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। सबसे आसान हम लोग के लिए समझने के लिए होगा चेक का एग्जांपल हम लोग हमेशा लेके समझेंगे, क्योंकि डेली हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे चेक जो है 2 प्रकार का होता है, एक ऑर्डर चेक होता है और एक बियरर चेक होता है। बियरर चेक में आपको लिखा रहता है यहाँ पे कि बियरर चेक में आपके यहाँ पे लिखा रहता है कि यह बियरर चेक है। ऑर्डर चेक में किसी ऑर्डर चेक में तो ऑर्डर लिखा रहता है और ऑर्डर लिखा रहता है आपको, जैसे स्टेट बैंक का आप ले लीजिएगा चेक तो और ऑर्डर लिखा रहता है, और किसी बैंक में बियरर काटा रहता है। बियरर जब काटा रहेगा तो आप समझ जाइए कि वह ऑर्डर चेक है, और बियरर जिसमें काटा हुआ नहीं रहेगा तो वह आपका बियरर चेक होता है। या तो ऑर्डर चेक और बियरर चेक आप समझ गए। अब मेथड ऑफ नेगोशिएशन क्या होता है, यानी इसमें बियरर चेक है तो सिंपल नेगोशिएशन कंप्लीट कब हो जाता है? जब सिर्फ डिलीवरी पर, यानी अगर कोई बियरर चेक है, उस बियरर चेक को हम किसी को भी दे देंगे तो नेगोशिएशन कंप्लीट हो जाएगा, यानी ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप हो जाता है उसी समय। यानी हम चेक कोई करते हैं, बियरर है, यानी जिसको भी वह मिलेगा वह चेक, उसका ऑनरशिप उसके पास ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी वह चेक का पेमेंट वह जाके ले सकता है। उसी प्रकार से मतलब आप समझ रहे हैं इस बात को हम क्या करना चाह रहे हैं। जैसे बियरर चेक है, साइन कर दिया, वह किसी दूसरे को मिल गया, कैसे भी मिल गया, ठीक है ना। अब वह बियरर जो धारक होगा उसका ऑनरशिप है उस पर, वह जाके पैसा ले सकता है। फॉर एग्जांपल बियरर चेक कोई साइन करके दे दे तो प्रिंसिपल में यह है कि अगर कुत्ता भी उसको गले में लटका के चले जाए तो आपको पेमेंट कर देना है, आप सुरक्षित रहिएगा। लेकिन प्रैक्टिस में भले नहीं करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल में है ये। और हमको ध्यान रखना है, हमको जो भी क्वेश्चन का जवाब देना है वो प्रिंसिपल के अनुसार नहीं देना है। प्रैक्टिस सिर्फ हमारे प्रैक्टिस के लिए होता है, ठीक है ना। उसके बाद से ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि नेगोशिएशन कब कंप्लीट होता है? तो इंडोर्समेंट पर। इंडोर्समेंट कर होता है, जैसे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, हम पीछे साइन करके किसी को दे देते हैं तो इंडोर्स हो जाता है, वो ब्लैंक इंडोर्समेंट कहलाता है। यानी हम इंडोर्स कर देते हैं, हम पीछे लिख के देते हैं कि इसका भुगतान जो है फलाने को किया जाए और साइन करके देते हैं, तो हम इंडोर्स कर दे रहे हैं उस चेक को, हम इंडोर्स कर रहे हैं दूसरे के फेवर में। तो वहाँ पे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप जो है तब होता है। इंडोर्समेंट पर होता है ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप ऑर्डरशिप, और डिलीवरी बाई सेम पर्सन। यानी डिलीवरी बाई सेम पर्सन का अर्थ यह है कि मेरा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, हम लेके जाते हैं बैंक में, हम खुद लेके जाते हैं बैंक में और किसी दूसरे के खाते में हम ट्रांसफ़र करते हैं पैसा, तो यह डिलीवरी बाई सेम पर्सन है। तो इस केस में भी जो है ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाता है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखने वाला है। फॉर एग्जांपल इंडोर्सर जो है, जो इंडोर्स करता है, यानी जो पीछे साइन करता है, वह किसी को साइन करके दिया या वह किसी को साइन करके
साइन करके रखा है कि हमको ए इंडोर्सर है, अगर हम साइन करके रखता है कि बी को हमको देना है, और अभी डिलीवरी वह दिया नहीं है, उसको देना है, उसी बीच में ए की मृत्यु हो जा रही है, यानी जो इंडोर्सर है उसकी मृत्यु हो जा रही है, तो क्या यह बी फिर से वो चेक लेके जाके उसका पेमेंट ले सकता है? नहीं ले सकता है, पेमेंट नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि डिलीवरी से पहले इंडोर्सर मर जाता है। इस केस में इंडोर्सर का लीगल हायर जो होगा फिर से फ्रेश इंडोर्समेंट करेगा, तब इसको डिलीवर किया जाएगा, तब बी को जो है पैसा मिलेगा। ठीक है, समझ रहे? यानी इंडोर्सर अगर मर जाता है डिलीवरी से पहले, यानी जो चेक का डिलीवरी देना है उससे पहले इंडोर्सर साइन करके इंडोर्स करके मर जाता है, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि जो इंडोर्सी होगा उसको पेमेंट मिलेगा। इंडोर्सी को पेमेंट नहीं मिलेगा। इंडोर्सी को तब पेमेंट मिलेगा जब लीगल हायर फिर से फ्रेश इंडोर्समेंट करता है। तो यह बात है, यह क्वेश्चन आ जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। पेई और इंडोर्सी जो होता है उसके दो टाइप होते हैं, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स। यानी कोई भी चेक अगर किसी के पास है तो वह चेक का होल्डर हो सकता है और होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है। ये टेक्निकल टर्म है, ये सबको याद कर लीजिएगा, इसको बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल मतलब इस तरीके से। होल्डर इन ड्यू कोर्स सेक्शन 9 में होल्डर इन ड्यू कोर्स का जो है उल्लेख किया गया है, एनआई एक्ट के सेक्शन 9 में, रट लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स का कंडीशन क्या है, यानी कब कोई आदमी होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, यानी किसी चेक का? तो जब पर्सन के पास राइट ऑफ पोजीशन, यानी पर्सन के पास उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को रखने का अधिकार हो, पर्सन के पास जब एक्चुअल पोजीशन हो, यानी अधिकार हो और अधिकार के बाद एक्चुअल पोजीशन हो, वो एक्चुअल उसके पास वह इंस्ट्रूमेंट हो, और पोजीशन जो है कंसीडरेशन के एवज में लिया हो। कंसीडरेशन क्या होता है? कंसीडरेशन का अर्थ होता है कि हम कोई सामान बेचे और कोई कस्टमर उस सामान बेचने के एवज में हमको चेक देता है उसके पैसे के रूप में या उसके, तो यह कंसीडरेशन हो गया। कंसीडरेशन है हमारे दोनों के बीच में, यानी हम कोई सामान बेचते हैं, उसके एवज में अगर कोई हमको पैसा देता है तो यह कंसीडरेशन है। हम किसी के किराए के मकान में रहते हैं, हम किसी को चेक देते हैं उस किराए के लिए, तो यह कंसीडरेशन है। तो यह तीनों कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो वह होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है। कौन कौन सा तीनों कंडीशन, रट लीजिए, यह तीनों एकदम एक साथ आता है और डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। पर्सन हैविंग राइट ऑफ पोजीशन, जिसके पास पोजीशन का अधिकार हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, या एक्चुअल पोजीशन हो, या नहीं, और कंसीडरेशन, किसी कंसीडरेशन के लिए उसका पोजीशन हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, यह तीनों अगर फुलफिल करता है तो वह होल्डर इन ड्यू कोर्स है अंडर सेक्शन 9 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। उसी प्रकार से होल्डर में क्या है कि पोजीशन का तो राइट तो कंपलसरी होना चाहिए, वह तो होना ही चाहिए, पोजीशन होना चाहिए। एक्चुअल पोजीशन उसके पास रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। राइट तो होगा, सिर्फ राइट रहेगा पोजीशन का, यानी उसके पास अधिकार है कि वो ले सकता है। एक्चुअल पोजीशन हो भी सकता है, नहीं हो सकता, और कंसीडरेशन हो भी सकता है, नहीं हो सकता। ऐसे ही कोई चेक दे दिया लेकिन कोई कंसीडरेशन नहीं है, तो वह होल्डर हो जाता है अंडर सेक्शन 8 एनआई एक्ट में। तो यह तीनों कंडीशन एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो रख लीजिएगा, ठीक है। होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स जो होता है, यानी जो भी आदमी होल्डर है किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का और होल्डर इन ड्यू कोर्स है, उसके कुछ राइट है। वह क्या क्या कर सकता है? वह कोई इनकम्प्लीट चेक है तो उसको कंप्लीट कर सकता है, यानी डेट वगैरह छूटा है तो उसको कंप्लीट कर सकता है, दोनों ही कर सकता है। चेक को अनक्रॉस चेक है, चेक को क्रॉस कर सकता है, चेक को जो अकाउंट पे बना के दे सकता है, लेकिन अकाउंट पे चेक को फिर से अनक्रॉस नहीं कर सकता, या नहीं कर सकता, याद रखिएगा। और अगर कोई चेक, अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अगर खो जाता है ओरिजिनल, तो उसको डुप्लीकेट प्राप्त करने का अधिकार होता है, ठीक है। होल्डर फॉर वैल्यू, व्हेन ए बैंक परचेजेज ए चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज, देन बैंक इज कॉल्ड होल्डर फॉर वैल्यू। जब बैंक जो है चेक लेता है या बिल ऑफ एक्सचेंज परचेज करता है, तो जितने मतलब उस पीरियड के लिए जो होता है बैंक जो होता है, यानी जब तक उसका चेक रहता है, तो होल्डर फॉर वैल्यू होता है, यानी बैंक होल्डर फॉर वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेसिक चीज़ें, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा चेक पर होगा, और चेक का जितना एस्पेक्ट होता है, जो भी क्रॉसिंग जो इसके प्रकार होते हैं, वो सब कवर किया जाएगा।